नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। इन 24 न्यूज के माध्यम से मुंबई समेत मुंबई के आसपास के भी इलाकों का हम जायजा ले रहे हैं, जानने के लिए कि लोग जिन इलाकों में सालों साल से अपने परिवार के साथ रहते हैं वो सरकार की नीतियों को देखने के बाद क्या सोचते हैं और सरकारी जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित तो की जाती है, लेकिन उनका लाभ लोगों को कितना मिल पाता है, ये हमारा प्रयास है लोगों तक पहुंचाने का कि लोग क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम लोगों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें और सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब को ये बताएं कि ये मुंबई के भांडुप पश्चिम स्थित सह्याद्री नगर के रहिवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, जहां पर कई पीढ़ियां इन्होंने गुजार दी। इस इलाके में साल 2008 में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य की शुरुआत की गई, लेकिन विकास की राह ठीक कछुए की चाल की भांति रही, जो आज तक वहां का विकास नहीं हो पाया। लोगों के जहन में कई सवाल हैं और हम इस इलाके में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां पर शिवसेना की पूर्व नगर सेविका भी है और कई संभ्रांत बुद्धिजीवी भी हैं, महिलाएं भी हैं। इनके दिमाग में कितने सवाल हैं, क्या सोचते हैं और विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ भांडुप का नहीं, मामला पूरी मुंबई का है। जिन जिन इलाकों में विकास की कार्य की शुरुआत की गई उन इलाकों में भ्रष्टाचार का दीमक इतने अंदर तक जा घुसा कि आज तक वहां का विकास संपूर्ण नहीं हो पाया। लोगों के मकान टूटे हैं, संक्रमण शिविर में लोग बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि जहां के मकान टूटे हैं, किराया भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भांडुप के लोगों के साथ में भी यही हुआ कि मामला देखते देखते सरकारी संस्थानों से न्यायालय के दहलीज तक पहुंचा और सर्वोच्च न्यायपालिका के दखल अंदाज के हस्तक्षेप के बाद इन्हें किसी तरह किराया मिला। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, हम उन्हीं से ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम? श्रीकांत गरुड़। श्रीकांत गरुड़ साहब, ये बताइए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, इलाका क्या है, रहिवासी कितने हैं, विकासक कब आया और ऐसा क्या हो गया कि आज तक विकास नहीं हो पाया? सर, दुर्भाग्यवश ये कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीति की वजह से हम लोग को एक तकलीफ हो रही है। हम लोग कम से कम 1970 के पहले से, हमारे माता पिता उन्होंने जब ज़मीन खरीदी, ये प्राइवेट लैंड है, एसआर की नीति है, स्लम रिहेबिलिटेशन करने के टाइम उसमें सरकार इन्वॉल्व रहती है, उसमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें बिल्डर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इन तीनों के अलावा क्या होता है कि लोगों को देखा नहीं जाता है। वो उनका खाली है कि बिल्डर और अधिकारी है, इनकी संगनमत से जो भी होता है वो एसआर होता है। लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। लोगों को मतलब एक एक अपना घर पात्र करने के लिए उनको एड़े केवल रगड़ना पड़ता है। हर गवर्नमेंट के ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ पैसा खिलाना पड़ता है। उसके बावजूद भी बिल्डर के फेवर के लोगों को पात्र किया जाता है। बिल्डर के अपोजिट में अगर कोई बुरा शब्द भी बोलता है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इतनी तकलीफ़ें दी जाती है। आज देखो, हमारे यहीं पे 70 से पहले हम लोग रहने वाले, उसके बाद 1990 के लगभग हम लोगों ने लैंडलॉर्ड से ज़मीन खरीदी की। तभी से लेकर आज तक हम लोग प्राइवेट लैंडलॉर्ड से आपने जमीन खरीदी, उसकी कुछ लिखा पढ़ी? जी, उनकी खरीदी हुई हमने डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, बाकायदा डॉक्यूमेंट्स। हमने कलेक्टर, जहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहती है, उसको दिखाया, उनको बताया हमने कि हमने खरीदी की हुई है, डॉक्यूमेंट्स है। ये खरीदी हुई डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्टर के पास दी, एसआरए में दी, और अभी नहीं, कम से कम 2-3 साल पहले हमने इसका फॉलोअप लिया। फिर भी कलेक्टर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको अंडर इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ तक जब हमने एफआईआर दर्ज की, इसके लिए हमने फॉर्जरी, बिल्डर के ऊपर हमने फॉर्जरी केस के लिए एफआईआर दर्ज की। पुलिस वालों ने ये पेपर मिस्टर श्रीपाद काले, सीनियर पीआई उस समय के, उन्होंने फेंक दिया पेपर। उन्होंने ये कहा कि डिप्टी कलेक्टर से तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, ये जो बिल्डर दे रहा है वो चुपचाप ले लो और उसमें समाधान मान लो। ये कब की बात है जनाब? सर, ये कम से कम हो गया, अभी 6 महीने हो गए कि वहाँ उस टाइम श्रीपाद काले साहब जो सीनियर पीआई थे। श्रीपाद काले साहब का आप नाम ले रहे हैं, ये कौन से पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस? भांडुप पुलिस स्टेशन सीनियर पीआई थे। इनके पास हमने खुद लिखी हुई कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन उन्होंने पहले फेंक दी। बाद में हमने डीसीपी के पास गया, डीसीपी को उनको लिखावट उनको पास एप्लीकेशन दिया। बाद में उन्होंने उसके ऊपर गौर किया और सीनियर पीआई को बोला कि ये करो, लेकिन इसका इंतजाम अलग उसका रिएक्ट हुआ। बिल्डर ने कम से कम 100 लोगों को, गुंडे को साथ आके वहाँ पे हम लोग को मारने की कोशिश की।
वहाँ जो हम लोग बसे हुए जो 70-80 लोग थे, उनके घर तोड़ने के लिए 4 मई को सुबह 10:30-11 के लगभग गुंडों के साथ, हाथ में पहाड़ थी, सीख थी, पत्थर थे, बाम्बू थे। और दुर्भाग्य ये कह रहा हूँ सर कि हम लोग, वो काम का दिन था, हम लोग काम पे गए, हमारी माँ बहन औरतें सब, उनको मारने के लिए उन्होंने ये सब लेके आए। अगर आप लीगल है तो ये करने की ज़रूरत क्या थी? अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट पे है तो आप वहाँ SRA में अप्लाई करो, वहाँ से लीगल पोजीशन ले लो। आपको पोजीशन क्यों नहीं मिल रहा है? जाहिर सी बात है, यदि आप विकास कार्य करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। हमारा विरोध किसी विकास कार्य को नहीं है, हमारा विरोध भ्रष्टाचार को है, हमारा विरोध तानाशाही को लेकर है, और हमारा विरोध मनमाने को लेकर है, जो मनमाना इनके साथ किया जा रहा है। और खास करके सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, जिस नगर विकास के आप मुखिया हैं, उस नगर विकास में आखिर चल क्या रहा है? सरकारी अधिकारी जब किसी इलाके का सर्वे करने के लिए पहुंचता है तो उसके साथ बिल्डर के लोग क्यों घूमते हैं? जब विकासक जिस इलाके का विकास कार्य करने जाता है तो उस विकासक जब अपने इलाके में पहुंचता है तो वहां पर बाउंसरों की फौज जो है वो क्यों तैनात की जाती है? और एक सीधा साधा परिवार जो कड़े संघर्ष अथक प्रयास कर किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी कमाने के लिए अपने घर से निकलता है, बड़े मुश्किल से खून पसीने की गाढ़ी कमाई से एक आशियाना तैयार करता है अपने परिवार के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। और जब उनके आशियाने पर डेमोलेशन की तलवार लटकेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? और ऐसे समय डेमोलेशन करने वाले जो लोग वहां पहुंचते हैं, उनके साथ बाउंसर, उनके साथ वेपन्स, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गरुड़ साहब कह रहे हैं, जो उस इलाके के परमानेंट रेसिडेंशियल हैं। 70 के दशक से पहले इनका परिवार वहां पर वास्तव कर रहा है, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाया है ये बेहद सनसनीखेज आरोप है। और सवाल वही कि जब झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की बात आती है तो उसमें पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की दखल अंदाजी क्यों? जब आम रहवासी अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में एक FIR करने के लिए पहुंचता है, करवाने पहुंचता है, तो उसकी FIR को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, उसे वहां से चलता कर दिया जाता है। लेकिन यह कौन सी बोली है कि एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, जिसे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कहा जाता है, जो एक पुलिस स्टेशन का मुखिया होता है, वो किसी आम आदमी को कैसे कह सकता है कि जो विकासक दे रहा है उसे आप लीजिए और चलता बनिए? ये तो वही वाली हाल हो गई कि हम मारेंगे भी और तुम्हें रोने भी नहीं देंगे। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। आपका नाम? रविंद्र राणे। राणे साहब, एक बात बताइए, दस्तावेज तो कई है, बोझा है आप लोगों के पास दस्तावेजों का। बड़े संक्षेप में जानना चाहता हूं कि सरकार की योजना है गरीबों को बसाने की, बसाने के लिए विकासक आपके यहाँ आया, लेकिन विकासक के आने के पहले आपके यहाँ सोसाइटी गठित की गई। सोसाइटी की कार्यशैली के बारे में बताइए कि सोसाइटी कितनी पाक साफ है? बताने लायक नहीं है सोसाइटी क्या चीज़ है, क्योंकि जो पहले सोसाइटी थी हमारे बुजुर्ग लोगों की, उनको हटा के ये जो गुंडेशाही लोग जो है, जो हमारे इलाके में रहते थे रहवासी, वो बिल्डर ने उनको साथ में लेके वो जो हमारी पहली जो सोसाइटी थी उनको हटा दिया और अपने कब्जे में सब सारा लेके फिर हर एक रहवासी के पास जाके हम तुमको डबल रूम देंगे, 1+1 है तो और दूसरा रूम मिलेगा, अरे आपका 2 है ना हम 4 देंगे, ऐसा बहला के उन लोगों का साइन लेके ये सब पेपर बना के डॉक्यूमेंट्स बना के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और ये सोसाइटी ने पूरा ये SRA स्कीम की पूरी वाट लगा दी है। इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को हम सबसे पहले बता दें, यदि आपके इलाके में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य चल रहा है, आपकी दरकार अगर एक झोपड़े के बदले 2 झोपड़ा हासिल करना है तो आप इस ख्याल में ना रहिए, क्योंकि एक मकान के बदले सिर्फ एक मकान मिलता है और सच्चाई, उसे कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, सच परेशान हो सकता है लेकिन किंतु पराजित नहीं। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कितनी ही चतुराई, कितनी ही शातिरता क्यों न कर ली जाए, लेकिन जब बात आएगी सरकारी योजना के अमली जामा पहनाने की और उसमें यदि कहीं गुनाह होगा तो प्राथमिकी तो दर्ज होगी, और अगर नहीं हुई तो हम आएंगे पुलिस कमिश्नर साहब आपके पास यह पूछने के लिए कि जिस जनता को इस लोकतंत्र का जनार्दन कहा जाता है, उस जनता के प्रति आपका इतना उदासीन रवैया क्यों?
तथ्य बता रहे हैं कि इस इलाके में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। अरुण सदाशिव रानी। रानी साहब, एक बात बताइए, पेपर कई हैं, एनेक्सर 2 जो बना, परिशिष्ट 2 जिसे कहते हैं, जिसमें कुल झोपड़ों की संख्या होती है, पात्र अपात्र, एलिजिबल नॉन एलिजिबल, उसी के तर्ज पर निर्धारित किया जाता है। आपके इलाके में जो बनाया गया है परिशिष्ट 2, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कैसे? क्योंकि वो गलत सब किए है। जिनको नहीं लेना है उनको लेके वो प्रोजेक्ट बना रहा है, और जो हम लोग 45 ईयर से रहते उधर, उनको उसने शामिल नहीं किया। जो हमारे एमएलए है उन्होंने बाद में जो दट्टा लगाया कलेक्टर को, तभी से हमको पास करके ले लिया। एमएलए आपने कहा? शिवसेना के एमएलए है, शिवसेना के अशोक पाटिल जी। अशोक पाटिल साहब, अशोक पाटिल साहब के पास भी हम आएंगे, क्योंकि बात आई शिवसेना की। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि 40 लाख मुंबईकरों को जो झुग्गियों में बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर रहे थे, उन्हें बसाने का एक सपना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे साहब ने एक सपना देखा था। उस सपने को जो सजोया था, उसमें उनकी सिर्फ इतनी ही दरकार थी कि हमारे मुंबईकर जो बड़ी बदहाली से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें उनके झोपड़े के बदले मुफ्त फ्लैट दी जाए। ये योजना सरकारी थी। दौर था 1995-96 का, जब महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार काबिज थी। मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री थे। अमली जामा पहनाने के लिए एसआरए को उन्होंने हरी झंडी दिखाया, लेकिन बदकिस्मती इस बात की रही कि जैसे ही इस योजना की शुरुआत हुई, कुकुरमुत्तों की भांति बिल्डर हर उस इलाके में उग आए जो वास्तव में बिल्डर नहीं थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने पेश किया बिल्डर के रूप में, और देखते ही देखते ये योजना खटाई में पड़ती चली गई। और आज भी 100% विकास कहीं नहीं हो पाया है। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपका नाम? नामदेव बराड़े। बराड़े साहब, क्या चल रहा है आपके इलाके में, आप मुझे जरा बताइए। बहुत गलत चल रहा है, जो भी चल रहा है वो गलत चल रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, सब कुछ क्या बोलता है, बड़ा मुश्किल है। सर्वसाधारण सभा आपने कितने बार देखा? बहुत दफा देखा। बहुत दफा। आपके यहाँ जो सोसाइटी, जी मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ, सर्वसाधारण सभा कितनी बार हुआ? नहीं, एक पहली सभा हुई थी जिजा माता विद्या मंदिर में, उसके बाद कभी भी ऐसी सभा नहीं हुई। दूसरा, वो टाइम पे जो चेयरमैन थे वो अपना भोसले करके, उसके नाम पे भी रूम नहीं था, उसके बाप के नाम पे रूम था। उसके बाद उन्होंने एफिडेविट और बाकी, जब भी हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने नाम पे वो रूम करके करवा के उन्होंने बाकी का किया। चलिए, उसके बाद में उन्होंने नाम अपने नाम पे करवा के लिया, यानी कुल मिला के अपने वारस के रूप में उन्होंने राइट्स ले लिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस समय उनको मुख्य प्रवर्तक के रूप में चुना गया था, क्या उनके नाम पे कोई मकान था? नहीं था, वो टाइम पे उनके नाम पे मकान नहीं था। यही हम लोग का पहला ऑब्जेक्शन था। वो ऑब्जेक्शन कोई भी किसी ने भी सुना नहीं। वो टाइम पे 190 जन उनके साथ में थे, वो साथ में लेके वो चल रहे थे। उसके बाद जो 37 लोग जो हमारे सीटीएस में सर्वे में रहते भी नहीं थे, उनको उन्होंने साथ में लेके उनका मेजोरिटी बनाया। नॉन रेसिडेंशियल अपने साथ भी नहीं थे, जो हमारे सर्वे नंबर में भी आते नहीं थे, उनको लिया। एसआरए का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि उनको साथ में, पहला इनका सब करने के बाद ही उसके बाद उनको लेना है या नहीं लेना है। वैसे इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जिस व्यक्ति का मकान नहीं हो, जिस व्यक्ति के नाम पे कोई घर नहीं हो, जो व्यक्ति उस इलाके का स्थायी रहवासी ना हो, उसको आखिर मुख्य प्रवर्तक कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे इस खास पेशकश में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जाएंगे तो कुछ लोगों की और भी लेंगे प्रतिक्रिया, और खास करके अपने दर्शकों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि एक झोपड़ावासी जिस तरीके से पात्र अपात्र होता है, उसी तरीके से एक बिल्डर को भी पात्र और अपात्र के पैमाने की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना, तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है।
भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बोल मुंबई बोल के माध्यम से हमने भांडुप की जनता के दुखों को आपके सामने रखा कि आज किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, कोस रहे हैं सरकार की आर्थिक नीतियों को। और हम इनके पास आए हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये जो तमाम गतिविधियां चल रही है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और अब तक विकास की राह इनसे इतनी दूर क्यों। हमारे साथ शिवसेना की पूर्व नगर सेविका हैं स्नेहलता मैडम, आपका स्वागत है। आपसे ये जानना चाहेंगे, शिवसेना की आप नगर सेविका रह चुकी हैं, जिस इलाके में विकास कार्य पर एक सवाल लगा हुआ है, क्यों विकास की राह इतनी दूर क्यों लोगों से? वो बिल्डर ही ऐसा है ना, बिल्डर की मैं बिल्डर ऐसा नहीं था ऐसा हो नहीं सकता। और मैं 10 बरस नगर सेवक थी, बाबा साहेबाने वो स्थापन की, और इसका सब उन लोगों ने जो बिल्डर लोग को भ्रष्टाचार किया, इसलिए हमारे अभी तो आप उधर आके देखो कैसे लोग रोड पर पड़े, कितना लोग तोड़ के ऐसा ही दिया, 3 बार तोड़ा। ऐसा कैसा, ऐसे ये है क्या बिल्डर होता है क्या? मैडम एक बात बताइए, शिवसेना की सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र की सरकार में शिवसेना और बीजेपी दोनों का समन्वय है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं तो शिवसेना का भी दबदबा है, और इस महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में शिवसेना का लोहा माना जाता है। दूर दूर तक उसके सामने कोई बड़ी पार्टियां नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि प्रकाश मेहता साहब गृह निर्माण राज्य मंत्री, उनकी भूमिका नहीं है क्या? उनको इसमें हस्तक्षेप नहीं? उसने कुछ नहीं किया। हम लोग 2 बार उसके पास गए थे, हमारे लोग सब मिलने के लिए, तो उसने कुछ भी नहीं किया, बोलते करता करता, लेकिन हमारे वार्कर सब उसने हमको मदद किया। और हमारे एमएलए अशोक पाटिल जी हमारे 70 लोग को पात्र किया, और आज तक वो हमको मदद करता है। इसलिए हमारा पक्ष के लोग उसको बोलता है मदद करते हैं, काय के लिए करता है। शिवसेना के विधायक ने अगर ध्यान नहीं दिया होता तो 70 लोग को उठाकर फेंक दिया गया होता, लेकिन आज उनकी सतर्कता और सजगता रही कि उन 70 लोगों को जो दरकिनार करने की कोशिश की जा रही थी उन्हें न्याय मिला है। और उम्मीद है कि आगे भी जब जब बात आएगी विकास की, शिवसेना पार्टी अपनी वादों को, अपने उसूलों को पूरी मजबूती से सामने रखेगी। कुछ कह रहे थे आप? ये देखो, हमारे आमदार नहीं होते थे तो आप बोला तो अच्छा तरह से बोला कि आमदार के मैं ये लोग सब बोले कि आमदार के पास हम जाऊँगा। बोले चलो मैं लेके जाता है। आमदार ने इतनी मदद की कि उसके घर पर हमला किया इन लोगों ने जाके, वो घर में नहीं थे, इतना नीच जो बोलता है ना ऐसा ही उन लोगों ने किया। और हमारा दूसरा क्या है, जो 17 लोग हमारा पार्टी में हमारे साथ थे, उसको अपत्र करके उसको बाजू रखा, उसको बोलता था हमने आपको घर देंगे। ये न्याय क्या है? बिल्कुल। और हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि कुछ दिन पहले बांद्रा पूर्व में जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण का कार्यालय है, वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क पहनकर वॉच डॉग फाउंडेशन के बैनर तले
विलेपार्ले पश्चिम स्थित के प्रेम नगर रहवासी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विश्वास पाटिल साहब के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि विश्वास पाटिल साहब ने कई लोगों का बेड़ा पार किया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर हमारे पास है, हम इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आप एक महिला हैं, आपका नाम क्या है? वेदश्री गरुड़। जिस इलाके में ये चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपको ये विकास कार्य का? इस एरिया में जो गिने चुने लोग हैं, जो बिल्डर को साथ में लेके ये काम कर रहे, गलत काम कर रहे, मतलब जो सीधी तरीके से नहीं करना हो रहा है, वो बिगाड़ रहे हैं। मतलब जो काम आसानी से हो सकता है उसको बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, पूरे खेल को खराब कर दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं? ईगो लफड़ा क्लास तो नहीं हो रहा? हाँ, ईगो लफड़ा ही है ये सब गलत ही किया है। जो एरिया में लोग हैं उनको लिया ही नहीं है, आउट ऑफ एरिया सिटी जाके लोगों के लेके मेजोरिटी बना के ये सब प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं ये लोग। और ये 105 नंबर का सर्वे नंबर है, इसमें 25 से 30 CTS के भूभाग है, उनमें से सिर्फ 337 नंबर का ही लिया है इन लोग ने। जो भी SRA डिक्लेरेशन हुआ नहीं है अभी तक, फिर भी उन लोग ने लिया है ये बात। डिक्लेरेशन हुआ नहीं है आप कह रहे हैं, इस पर तो हम बाद में जाएंगे। जी आप बताइए गरुड़ साहब। सर एक्चुअली कैसा हो जाता है कि स्लम डिक्लेरेशन एज पर गवर्नमेंट गैजेट के हिसाब से होया जाता है। सर्वे नंबर 105 में कम से कम 22 CTS नंबर है सर। और इन्होंने जब अभी स्लम डिक्लेरेशन हमको बताया, ये स्लम डिक्लेरेशन बताया 2 एकड़ 30 गुंठा और टोटल गैजेट पे 3 एकड़ 37 गुंठा का अगर एरिया है तो उसमें से 2 एकड़ हमारा, तो बाकी जो 21 CTS नंबर है वो एरिया विदाउट स्लम डिक्लेयर फिर गैजेट में कैसे आए? यानी कि जब ये प्लान किया जाता है, स्लम डिक्लेरेशन किया है, उसका एक स्लम सर्टिफिकेट होता है जो आज तक डिप्टी कलेक्टर उस टाइम के 2009 और 10 के जो डिप्टी कलेक्टर ने आज तक इश्यू नहीं किया, बावजूद इसके ये स्लम के अंडर सब पास हो गया। आज भी नहीं है? आज भी नहीं स्लम डिक्लेरेशन। तो फिर कानून कहाँ है? उस समय के डिप्टी कलेक्टर साहब तो भी मौके पर नहीं है, लेकिन वर्तमान जो डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, हम उनके पास जरूर आएंगे कि जिस इलाके में विकास का बिगुल बजाया जा रहा है, क्या उस इलाके को झुग्गी बहुल इलाका घोषित किया गया है? जी सबसे अहम बात यह है कि एडजॉइनिंग प्लॉट ऑफ CTS नंबर 237, इसको जो लैंड एडजॉइंट कम से कम 7,720 स्क्वायर मीटर की लैंड है सर। ये लैंड है नाला से बहते हुए आए हुए गाल, उसको हम लोग कचरा बोलते हैं, उसके ऊपर बसी हुई है 44 लोगों की बस्ती। यानी कि इसको BMC की NOC चाहिए, BMC का उसको अभिप्राय चाहिए। विदाउट BMC अभिप्राय यहाँ के कलेक्टर, अपने SRA के कलेक्टर साहब और कंपिटेंट अथॉरिटी ने इसको CTS नंबर, नया CTS नंबर दिया, जो विदाउट CTS नंबर। मुंबई की पहली बात है कि स्लम डिक्लेरेशन, बगैर स्लम डिक्लेरेशन उनको स्लम एक्ट के तहत पास किया गया। दूसरी बात, BMC की विदाउट NOC इनको पास किया गया। तीसरी बात, वो हमारे PAP के अंडर आनी चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल, लेकिन इसको स्लम में Annexure 2 में पास किया। और जिम्मेदार कौन है सर? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसा तो नहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और आपस के लोगों ने मिलके संगमत करके मी मांडा सारखा कर तो तुरन्ना सारखा कर, बस ऐसा ही डेप्यूटी कलेक्टर वहाँ के जो है उसके साथ जो खांडे पारकर उनके ये थे आर्किटेक्ट, उनको सब मालूम था। यहाँ तक कि डेप्यूटी कलेक्टर स्पॉट विजिट पे आए थे, उन्हें बाकायदा शूटिंग की वहाँ के डिमार्केशन के टाइम भी। बावजूद इसको मालूम होने के बाद अगर ये ऐसा करते, इसका मतलब ये मिली जुली सरकार है, इसमें लोगों का हित नहीं होता है, उनका हित होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चम्मच से डाल के फावड़े से खींचने की ये प्रक्रिया चल रही है? अभी पहले थोड़ा टाइम पहले मैंने बोला आपको कि जो पहला कमेटी का, वो कमेटी करीबन 2.5-3 साल पहले SRA ने बर्खास्त कर दी है। कोई भी अभी कमेटी पे नहीं है। वो SRA जो अपना ऊपर निबंधक है, उन्होंने बोला था कि नया कमेटी जो अभी पात्र जो है उनमें से नया कमेटी ले लो, नया कमेटी तैयार करो और ये आगे का काम पूरा करो। लेकिन अभी तक SRA ने कोई भी नया कमेटी चुना नहीं है। आप में से कितने लोग मेंबर हैं? हाथ उठाइए। मेंबर नहीं है, लेकिन पात्र है। पात्र कितने लोग हैं आप लोग? पात्र कितने लोग हैं? क्योंकि जब भी सभा होती है, जब भी सर्वे होता है, जब भी मीटिंग होती है, यही लिखा जाता है उस गेट पर कि पात्र सदस्य जो है उसी को अंदर अनुमति मिलेगी। जी अभी जो काम चला है कोई भी कमेटी का नहीं, कोई भी कमेटी नहीं है, कोई भी कमेटी साथ में नहीं रहते हुए काम चल रहा है।
कोई तो कमेटी होना चाहिए कि नहीं, कोई डिक्लेरेशन बिल्कुल होना चाहिए। समझो कमेटी ही नहीं है, बिना कमेटी के कैसे विकास कार्य करें? ऐसा बोल रहा है कमेटी कोई भी नहीं है, विकासक ही विकास सब कर रहे हैं। कौन कहा आपसे? ऐसा ही चल रहा है क्योंकि कमेटी ही नहीं है। अच्छा, यानी कई भ्रांतियां हैं और कई भ्रामक चीजें लोगों के जहन में घुस चुकी है, जागरूकता का अभाव है। लेकिन अब इस पूरी घटना को देखने के बाद, स्टडी करने के बाद यहाँ के रहवासी खुद अपने आप में एक वकील हो गए हैं। जी हाँ, मैं संजीवनी सावंत, मैं इस घर में इसमें मैं इतना बोल रही हूँ कि मेरा जब 33A में मेरे को 33A लगा है। जब मेरा का हम लोग का विरोध नहीं था ये प्रकल्प करने के, एक प्रकल्प होने का हम लोग तैयार थे, एक भाड़ा लेके भी हम लोग घर छोड़ रहे थे। हम लोग को ये भी बोला कि तुम घर छोड़ दो, मैं घर का चाबी ताबा पत्र सब पे ऊपर साइन करके मेरा जो पेपर है वो मैं बिल्डर के पास दे गई थी। लेकिन आज तक बिल्डर मेरे को ये बोल रहा है कि मेरा रूम पात्र नहीं है। मेरा पात्र रूम होके भी उसने 33A लगा के मेरे को अपात्र किया। उसके ऊपर 33A लगाया मैं हिसाब से पूछने गई तो मेरे को बोला आप मेरे को मत पूछो, जो भी है SRA को पूछो। मैं बोला ठीक है। मैं आमदार के पास गई, आमदार अशोक पाटिल को बोला कि साहब मेरे को ऐसा हो गया, क्या करूं? तो साहब बोले कि जितना लोग हैं, हम लोग 17 जन हैं, 17 जन को 33A लगाया। उसके बाद बोला तो हम लोग को भी मालूम नहीं था कि उधर कि इतना लोग रहेंगे कि मालूम नहीं था कि उतने सब करने के लिए नहीं जब 33A लगाया था उसका जो हम लोग SRA में जाती कि 33A निकालना कैसा है, तो SRA वाले बोलते थे तुम वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाते तो तुम वहाँ पे जाओ। मैं पूरा 4 महीना वहाँ SRA में जाती आती रही, लेकिन कुछ नहीं बोला कि आपका 33A निकालना कैसा है। अभी तक मेरा 33A निकाला नहीं गया है। बिल्कुल SRA CEO को समझना होगा, मामला गंभीर है। महिला 4 महीने से ज्यादा चक्कर काटती है SRA कार्यालय की, और उनका जो सवाल है आज भी बरकरार है, उस सवाल से उनको छुटकारा नहीं मिल पाई है। और ऐसे में आम मुंबईकर जिसको ABCD तक नहीं मालूम है SRA स्कीम की, उसे समय समय पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दिखाया जाता है, आमिष दी जाती है, लेकिन उन तमाम वादों की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर पाता। और आखिरकार आम मुंबईकर बद से बदतर परिस्थिति का सामना कर चक्कर काटता है SRA कार्यालय के। जी, SRA कार्यालय में मजदूर के साथ हम लोग का मीटिंग हो गया। 17 जन के मजदूर ने हम लोग बोला अभी हम लोग का SRA कार्य में हम लोग का मिनट दे दो। अभी तक SRA ने हम लोग को मिनट नहीं दिया। हाँ बोला मैं पात्र करता हूँ। सब SRA के सब थे कि साहब इतना करो हम लोग को बात बोलने। और जब भी आमदार बोलने लगे तो आमदार को ही सब बोले आप बैठो ये करके देंगे। मजदूर ने सीधा उठ के चले गए। मजदूर साहब तभी उठ के चले गए। अभी तक हम लोग का कुछ नहीं किया। और अभी SRA को हम लोग को 4 साल बाहर हो गया, 4 साल तक भाड़ा भी नहीं, SRA का प्रॉपर्टी का कुछ बिल भी नहीं, कुछ खाली हम लोग को नोटिस लगाता है दरवाजे के आके, और बिल्डर ये बोलता है तुम्हारा घर खाली नहीं है। अब ताबा पत्र पे साइन है, सब करार पत्र पे साइन है, तो और हम लोग उसको घर अपना उठा के दे दो क्या? ये बात मेरे को बोलो। देवेंद्र फडणवीस को मेरे को हम लोग को यही बोलना है कि तुम ऐसा बोलो कि तुम दुनिया में जो अच्छी तरह लाने हैं तो गरीबों का बस्ती मत उजाड़ो, जिनका घर है ना उनको रहने दो। SRA मत करो, किसी भी इलाके में SRA मत करो, क्योंकि आज मैं जब SRA में जाती हूँ तो मालूम पड़ता है मेरे को कि हमारा गरीबों का कोई सुनता नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री साहब, ना ये आरोप हमारे हैं, ना संवाद हमारे हैं, और ना ही ये वक्तव्य हमारे हैं। ये वक्तव्य है उस महिला का जिसके पास एक तजुर्बा। SRA कभी सपने में भी जिंदगी में नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त आएगा जब अपने अधिकार को हासिल करने के लिए SRA प्राधिकरण के कार्यालय का दरवाजा इन्हें खटखटाना पड़ेगा। और वहां पर जाने के बाद स्थितियां परिस्थितियां सब की सब वही। जिस इलाके का विकास चल रहा है उस इलाके में रहने वाली एक सीनियर सिटीजन महिला जो आज कर्क रोग से ग्रसित हैं, लेकिन इनके दिल में सवाल कई हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए। क्या कहेंगे मैडम, क्या तकलीफें हैं आप? मेरा नाम सुषमा सालवी है। मैं फडणवीस साहब को उतना ही पूछना चाहता है, मेरा पक्का पूरा मकान और मेरा खुद का मालिक हम लोग खुद है, मेरा आदमी ने वो खरीदी पत्र करके लिए ला, बराबर है। मैं 69 बोलेगा तो आज 55 साल से उधर रहती हूँ, और वो लोगों ने बिन धड़क आके तोड़ा और वो बेरहीम से हमको बाहर निकाल के तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? भर बारिश में कौन सा तरीका है? वो
SRA बनाने का, और खुद का मकान होके बोलेगा तो खुद खरीदी पत्र किए मकान है कि ऐसा नहीं कि कल आए ले 50 साल से किया तो आपको जवाब क्या दिए? वो लोग ने बोला SRA से हमको आपको नाले में फेंक देंगे, हम लोग को बोला उठा के नाले में फेंक देंगे, नाले में फेंक देंगे। और वो भी SRA का ऑफिसर में भी उसने बोला है। क्या नाम है उस ऑफिसर को, जानते हैं आप? उस ऑफिसर को जानते हैं, पाटिल करके, समझा ना। और हमारे साथ तो एक था, वो अभी हमारे से निकल गया, उसको बोला तुमको उठा के फेंक देगा। तभी मैं उनका सामने वो बिल्डर को पूछा सर्वे करके कि तू किसको फेंक देगा बाबा, हमको आज 55 साल से हम लोग इधर पैदा रह रहे हैं, और मेरा हम लोग का बच्चा लोग का शादी हो के उनको भी ये हो गए ले, समझा ना। ऐसा बात उन्होंने किया। और हमारा ऐसा आपका सवाल आप पूछिए मुख्यमंत्री साहब से, क्या सवाल पूछेंगे? वही पूछने का है कि बाबा ऐसा गंदा बात कभी भी मत करो, जिसका अच्छा मकान है उनको उठा के मत फेंको, समझा ना। आज वो फर्नांडिस का ही मैं भी वो लोग का मेंबर है, ऐसा नहीं कि मैं कल इधर आके रहते हैं। उनको उतना ही पूछने का है मेरे को, खुद का नाम का मालिक है, खुद का जमीन खुद का नाम का ऊपर है, कौन सा ऐसा लाता है इधर ऐसा। और हम लोग को ऐसा बिल्डर नहीं चाहिए, हम खुद हम कर सकते हैं। अभी भी हम लोग खुद का घर बना सकता है, हमारे में इतना ताकत है कि ये महाराष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है। ये महाराष्ट्र का जन्म होके मेरे को अभी 65 साल हो गए हैं, यही महाराष्ट्र। और बीजेपी का ही मैं काम कर रही हूँ आज 60 साल से। 18 साल का उम्र में मैं पहला बीजेपी का। इनके मकान कोई झोपड़पट्टी की तरह नहीं थे, रो हाउस की तरह बंगले नुमा इनके मकान थे, जिसे धरा शाही कर दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया। और अब कहते हैं सब्र का बांध टूटता है तो हर बात दिल से निकलती है। आज एक सीनियर सिटीजन महिला जो कैंसर से प्रभावित है, लेकिन सवालों का अंबार है उनके जहन में, और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन ये जानना चाहती हैं कि विदाउट लैंड ऑनिंग अथॉरिटी हाउ टू पॉसिबल टू गिव डेवलपमेंट राइट्स टू एनी बिल्डर टू एनी सोसाइटी। और आज इनका मामला न्यायालय में न्याय प्रविष्ट है। डिक्लेरेटिव सूट का मामला चल रहा है कि जमीन का मालिक कौन। माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह भी कहा कि जमीन मालिकी का जो मामला है वो मेरिट पर चलेगा, लेकिन 33, 38 की नोटिस दे के उन मकानों को तोड़ना वक्त की ज़रूरत है। जब न्यायाधीश महोदय के आदेशों का पालन किया जाता है तो गरीबों के बसाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा क्यों नहीं किया जाता, यही हमारा सवाल है। और हम इस कार्यक्रम को बार बार दिखाएंगे, ये बताएंगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से पारदर्शिता की कमी जरूर है। इन 24 न्यूज़ पर यह कार्यक्रम हम तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे सरकारी अधिकारियों अपने कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते, और इस मामले में पूरी पारदर्शिता जब तक आ नहीं जाती। चूंकि सूबे में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि ये सरकार पूरे 5 साल पारदर्शिता से काम करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भ्रष्टाचार जिन जिन योजनाओं को धीरे धीरे अपनी चपेट में लिए जा रहा है, क्या उन इलाकों का जांच होगा? क्या वो उन मामलों में दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी? हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर, लेकिन जाते जाते हम आपको बताते चले कि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद खबर पूरी पारदर्शिता के साथ बिना कट किए दर्शकों तक पहुंचाना है, साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है। क्योंकि इनकी दरकार है कि इनकी जो व्यथा है, इनकी जो करुणा है, इनके जो सवाल है, उसका जवाब मुख्यमंत्री आप स्वयं दे। और हमारी कोशिश होगी और हमें उम्मीद भी है कि जिस विकास के राह को मजबूत करने का आपने दृढ़ संकल्प किया है, ऐसे में आप इन्हें मायूस नहीं करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।